हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और उनसे रिलेटेड जिस पैटर्न पे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं आपके लिए डेली वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये रेलवे के एग्ज़ाम्स में बार बार इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। और जो बताना चाहूँगा, जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है वहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एल्जाइम से अभिप्राय है। बायोलॉजी में एक टर्म होती है एल्जाइम। एल्जाइम क्या होता है पूछा गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जैविक उत्प्रेरक, या फिर इसको इंग्लिश में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं हम। तो एल्जाइम होते हैं जैविक उत्प्रेरक। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो जाती हैं। जो कुछ किस्में होती हैं, कुछ फसलें होती हैं, क्रॉप्स, उनको हम क्रॉसिंग करके आपस में मिक्स करके एक नई फसल उगाते हैं, उसकी किस्म तैयार करते हैं। तो इन में क्या मेन प्रॉपर्टी आती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नई जो क्रॉसिंग के बाद जो किस्म आएगी वो रोग प्रतिरोधी होगी। उसमें जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होगी, क्षमता होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्रॉसिंग के बाद। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टकराता है। जो नर मेंढक होते हैं, जो मेल फ्रॉग होते हैं, वो फीमेल फ्रॉग से ज़्यादा टकराते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बोलते हैं। टटर की जो आवाज़ करते हैं मेंढक, तो ये किस रीजन के कारण होता है, क्यों होता है ये? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नर मेंढक होते हैं उसमें वाक कोष होते हैं। ओके, तो वाक कोष क्या होता है? एक वोकल सैक बोलते हैं इसको। वोकल सैक है जो वो प्रेजेंट होती है मेल जो मेंढक है, फ्रॉग है उसमें, उसी के कारण वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी। विश्व वन्यजीव कोष जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, उसके द्वारा जो प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में किस पशु को लिया जाता है? सही आंसर होगा पांडा। जो पांडा पशु है उसको, उसकी फ़ोटो को, उसकी जो इमेज होती है उसको यहाँ पर प्रतीक, सिंबल माना गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में कौन एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से जो कीट है, कोई इंसेक्ट है, उसके शरीर से क्या निकलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लाख है जो ये पदार्थ है जो किसी इंसेक्ट के शरीर से निकलने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर में भोजन के पाचन व अवशोषण का मुख्य अंग है? पूछा गया जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसके पाचन का, उसके डाइजेशन का जो मुख्य अंग है उससे संबंधित कौन सा अंग है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। देखिए, हम मुंह के थ्रू, हम अपने मुंह से भोजन खाते हैं, लेकिन जो मेन डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा हमारा एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक श्रृंगी गैंडा यानी वन हॉर्न रिनोज। तो ये सबसे ज़्यादा काजीरंगा में पाए जाते हैं और ये असम राज्य में है, ये भी याद करेंगे आप। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, आपको देखकर पता चल रहा होगा काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी बार पूछे गए हैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का जो नेशनल फ्लावर है, पुष्प है, वो पूछा गया है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा, कमल। जो लोटस है वो इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है आज का।
पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? पौधों पर जो फूल आते हैं तो इनमें से कौन से पदार्थ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उनके लिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो फॉस्फोरस है, पी सिंबल होता है, ये पौधों के फूल आने के लिए काफ़ी इनकी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस पदार्थ की, एलिमेंट की। नेक्स्ट, इपिथीलियमी उत्तक है जो, ये एक टिश्यू होता है हमारे शरीर का, हमारी जो स्किन से रिलेटेड, उसके शरीर जो उत्तक है वो शरीर के अंगों के बाह्य और आंतरिक पृष्ठों को आच्छादित किए रहता है, और ये शरीर के जो अंग है हमारे उनको ये ढके रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसमें विद्यमान होती है? यानी जो इपिथीलियम उत्तक की जो प्रॉपर्टी पूछी गई है, कौन सी इनमें से विद्यमान रहती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इसमें, ये हमको 4 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं और उनमें से सिलेक्ट करना है ऑप्शन, कौन कौन से इनमें से एपिथेलियम के जो है उत्तक है, जो टिश्यू है, उसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4। जो 1 और 4 इसमें गुण दिए गए हैं, प्रॉपर्टी दिए गए, वो इसके एपिथेलियम के उत्तक के हैं। पर्याप्त बल के कारण जो कोशिकाएं हैं, हमारी टिश्यूज हैं, वो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, इसलिए हमारी जो खाल है वो ऊपर की जो ये उत्तक होता है टिश्यू, वो हमारे आंतरिक अंगों को ढके रहता है। और फिर फोर्थ है आंतरिका कोशिक पदार्थ है जो बड़े परिमाण में होता है और उसके प्रमुख भाग की संरचना करता है, तो ये एपिथेलियम उत्तक का ही एक गुण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसमें एक सूची जो मिलान के क्वेश्चन आते हैं, एक साइड कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं लिस्ट 1 में और फिर लिस्ट 2 में कुछ ऑप्शन, उनको मिलाना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है एक सूची की फॉर्म में भी आ जाते हैं और फिर अलग अलग इन पे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से करिए आप। एक सूची में 1 में दिए गए हैं मूलों के प्रकार, यानी जो रूट्स होती हैं पौधों की हमारी, उनके टाइप दिए गए हैं, और दूसरी में उनके उदाहरण दिए गए हैं कि ये जो एग्जाम्पल किन रूट्स के हैं, किन में प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो अवस्तंभ मूल है, जो प्रोप टाइप की रूट्स होती हैं, वो किन में प्रेजेंट होती हैं? तो ये होती है हमारी, जो इसका आंसर होगा सही यहाँ पे हमारा मिलान के बाद ऑप्शन डी होगा, यानी 1 2 4 3 मिलेगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो जो केले में रूट्स होती हैं वो होती हैं अवस्तंभ मूल, ओके, अवस्तंभ मूल यानी प्रोप रूट्स। आरोही मूल, जो आरोही टाइप की रूट्स होती हैं वो होती हैं पान में। पर्णमूल जो रूट्स होती हैं ये होती हैं हमारी ब्रायोफाइलम या अजूबा टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें, पादप में। और जो क्यूरा या केतकी में है जो, वो मिलती है हमें स्टिल्ट रूट्स, ओके, स्टिल्ट टाइप की रूट्स, क्यूरा या केतकी। तो सही ऑप्शन डी मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप इनको अलग अलग से एक एक को भी याद कर लीजिए, क्योंकि अलग से एक पे भी क्वेश्चन बन सकता है और बार बार पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट फिर से एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 वाला। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कुछ जो हमारे खाने के केला, प्रोटीन और जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ये ऑप्शन दिए गए हैं और उनका टाइप पूछा गया है, वो किस जो टाइप के जो इनका प्लांट्स का जो फैमिली होता है उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन सी, 4 1 2 3, यानी जो खाने का केला होता है वो पार्थेनोकार्पी अनिषेचक फलन के जो कैटेगरी में आता है। मैंग्रोव पादप है वो विविपेरी होते हैं, और अन्न में प्रोटीन होता है जो वो एलुरेनो टाइप का होता है, और पोस्को का जो भंडार है ये एंडोस्पर्म के अंदर आता है। तो ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हो जाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और फिर से मैं बताता हूँ, आप इनको चारों क्वेश्चन को, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको अलग अलग भी याद कर लीजिए, इन पे अलग से भी एक एक क्वेश्चन भी आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह असंगत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें कुछ जो है अलग अलग टाइप के अंग या कुछ उनके टाइप दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड, उनमें से असंगत यानी ऑड वन बताना हमने। तो देखेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो फैलोपियन ट्यूब, यूरेटस, क्लाइटोरिस और काउपर ग्लैंड, ये सभी जो है एक कैटेगरी के नहीं हैं, बाकी सभी एक एक कैटेगरी के हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ये सभी रिलेटेड हैं, ये सभी आपस में रिलेटेड है, ये सभी यहाँ पे जो काउपर ग्लैंड है वो थोड़ा अलग है, इसी की वजह से ऑप्शन ए आएगा असंगत जो हमारा समूह है।
नेक्स्ट, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया। जो हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है हमको बॉडी से, वो सबसे पहले किस चीज़ का, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसमें। तो सबसे पहले जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो होता है ग्लाइकोजन संचिति। जो ग्लाइकोजन की हमारी जो बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, उससे सबसे पहले एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा किसी जलाशय का सुपोषण, कोई जलाशय है, तालाब है, उसमें कौन कौन सी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे संबंधित है। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 और 3। जो घरेलू अवशिष्ट होते हैं और जो हमारे कृषि अपवाह होते हैं वो जलाशय से रिलेटेड हैं। ये सभी जो है वेस्ट हम जो जलाशय में चले जाते हैं। विषैली, धात्विक और नाभिकीय अपशिष्ट मेनली जो तालाब में ये नहीं आते हैं। तो ये जो मेनली अपशिष्ट है हमारे वेस्ट हैं, ये जाते हैं जलाशय में, तालाब में। सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने तेल खाने वाले जीवाणु को आनुवांशिक ढंग से उत्पन्न किया था। यानी ये जीवाणु उन्होंने बनाए थे आनुवांशिक ढंग से, और इसके लिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ का पेटेंट भी प्राप्त किया। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो साइंटिस्ट का नाम है वो होगा, ऑप्शन बी सही होगा, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने ये जीवाणु प्रोड्यूस किए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। फिर एक एसर्शन रीजनिंग के जो कथन और कारण के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये देखते हैं। ये 17 क्वेश्चन दिया गया है। कथन ए है जो, यदि किसी मांसपेशी को बार बार उत्तेजित किया जाए, उसको एक्साइट किया जाए तो उसकी उत्तेजना शून्य हो जाती है। यदि हमारी कोई भी मांसपेशियां हैं शरीर की, उनको बार बार हम उत्तेजित करते हैं तो उत्तेजना शून्य हो जाती है वो। ये एक कथन दिया गया। इसका कारण दिया गया है, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल संचित हो जाती है। मांसपेशियों में जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो स्टोर हो जाता है, काफ़ी एक्युमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से उनकी उत्तेजना शून्य हो जाती है। तो देखते हैं, सही आंसर आएगा इसका हमारा ऑप्शन ए और आर। जो कथन दिया गया है और जो रीजन दिया गया है वो दोनों सत्य हैं, सही हैं बिल्कुल। और जो रीजन है ये, इसी के कारण ये उत्तेजना शून्य हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमको कथन और जो कारण दिया गया है उनको देखना होता है वो सत्य है या फिर वो कारण है वो सही कारण है कि नहीं कथन का। इस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन दर, जो हार्ट बीट का रेट पूछा गया, हृदय की जो दिल का जो धड़कने का रेट है वो पूछा गया। तो सामान्य जो जनरली सिंपली ये होता है, ऑप्शन डी सही होगा, 72 प्रति मिनट। 72 बार जो है 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता है सामान्य तौर पर। रक्त का शोधन कौन करता है, कौन सा अंग है शरीर का जो रक्त का यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन शोधन करता है, ब्लड को साफ करता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, गुर्दे। जो हमारे गुर्दे होते हैं, किडनी होते हैं, वो हमारे खून को साफ करते हैं। विटामिनों की खोज किसने की, विटामिन की खोज पूछी गई है। विटामिनों की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे फुंक। जो फुंक है एक, ये फोन साइंटिस्ट है, इन्होंने विटामिनों की खोज की थी सबसे पहली बार। पायरिया रोग किस शरीरांग को प्रभावित करता है। डिजीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, किस अंग से रिलेटेड कौन सी डिजीज है। तो पायरिया रोग पूछा गया। पायरिया जो डिजीज है वो हमारे मसूड़ों को प्रभावित करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मसूड़ों की बीमारी है पायरिया। ओके। सूत्रण रोग, जो सिरोसिस की बीमारी होती है, सूत्रण रोग बोलते हैं इसको हिंदी में, वो किस अंग को प्रभावित करती है। तो जो सिरोसिस की बीमारी है वो करती है हमारे यकृत को, यानी जो हमारा लीवर होता है उसको ये इफेक्ट करती है। लीवर से रिलेटेड डिजीज है सिरोसिस। एक औसत नर मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग पूछा गया है। जो एक मेल मनुष्य है, मेल पर्सन है, उसके मस्तिष्क का यानी ब्रेन का वेट कितना होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो के आसपास मस्तिष्क का हमारा मेल का भार होता है। यदि जगत के सभी पादप मृत हो जाए, पादप यानी जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अगर डेड हो जाएंगे तो सभी जानवर किसके कारण मर जाएंगे। तो बाकी सभी जानवर भी मर जाएंगे, लेकिन वो किस चीज़ के कारण मरेंगे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा इसका देखते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन की कमी। देखिए ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए, मनुष्यों के लिए या जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो सभी पेड़ पौधे अगर मृत हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी से सभी जानवर मर जाएंगे। हड्डियों में जो फॉस्फोरस पाया जाता है वो किसके रूप में पाया जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारी हड्डियों में, बोन्स में जो फॉस्फोरस पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट है इस रूप में हड्डियों में फॉस्फोरस मिलता है। समुद्री घास पात में खालिस्तान होते हैं। जो समुद्र में घास पात जो पाया जाता है, ग्रासीज होती हैं समुद्रों के अंदर, तो उनमें क्या पाया जाता है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडाइड्स। जो आयोडीन के आयोडाइड्स होते हैं वो समुद्री घास पात में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन होती हैं वो कहाँ पर पाई जाने वाली कोशिका है, किस अंग में ये कोशिका पाई जाती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। जो ब्रेन की हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन बोला जाता है। ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। कुछ कथन दिए गए हैं, फिर से एक जैसा मैंने पहले करवाया था आपको एसर्शन रीजन वाला कथन और कारण वाला क्वेश्चन, वो आया है एक बार और। कथन दिया गया है यहाँ पे, पौधों की फॉस्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। पौधों में जो फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को, वो हमें रासायनिक उर्वरक से मिलती है, हमें नहीं, पौधों को। ओके, इसका कारण दिया गया है 1 मीट्रिक टन जैव खाद जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, खाद होता है, 1 मीट्रिक में 2 से 3 किलो फॉस्फोरस की आपूर्ति होती है। ओके, तो ये देखते हैं, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें ए है जो हमारा कथन दिया गया वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। ओके, तो इससे रिलेटेड नहीं है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट एक और कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र जो रूट सिस्टम होता है, मरुस्थलों के जो डेजर्ट में पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। और दूसरा इसका कारण दिया गया, मृदा सोयल होती है जो, उसका उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में ज़्यादा तापमान होता है, तो जो मृदा का उच्च तापमान है जो जड़ विकास को उसको बढ़ाता है, जड़ को। ओके, तो देखते हैं, सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ए तो इसमें सही दिया गया है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो यहाँ पर सही नहीं है। ओके, ये सही नहीं है। ए सही है कि पौधों के जड़ तंत्र जो है मरुस्थलों में काफ़ी लंबे होते हैं, रूट्स काफ़ी लंबी होती हैं वहाँ पर, लेकिन इसका रीजन ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जिस पैटर्न पर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आपको वहाँ पर टाइम ना लगे। एग्जाम में बिल्कुल आप सेकंड्स में इन क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ते ही कर पाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आज का। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसके 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। इसके 4 जो है चरण होते हैं, फेज होते हैं, तो उनको हमको बताना है, उनका जो है सही अनुक्रम बताना है। ये 4 फेज होते हैं, इनको सही से हमको ऑर्डर में लगाकर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले 2 नंबर आएगा, अक्षीणता यानी रिसेशन होता है। उसके बाद ऑप्शन 1 इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है। फिर स्थानांतरण माइग्रेशन होता है और फिर सबसे लास्ट में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होता है। सही आंसर ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद करिए आप। सूची 1 जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने वाले क्वेश्चन है वो फिर से आया है क्वेश्चन। सूची 1 दी गई है, उसमें पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, कुछ जो है कुछ पक्षी और पर्यावरण इनके बारे में बताया गया है। लेकिन जो सूची 2 है उसमें उनकी स्टडी, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी को क्या टर्म दिया जाता है वो पूछा गया। तो इनको मैच करना हमको। तो देखते हैं, जो पक्षी होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, उसको बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। ये मैच करेगा 3 से। वंशागति होती है वो जेनेटिक्स, ऑप्शन जो है 4 से। पर्यावरण के बारे में स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है और जीवाश्म जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको, उनकी स्टडी को बोला जाता है पेलियो बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ये हमने मैच करके बता दिया, ऑप्शन बी आएगा 3, 4, 2, 1। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पक्षियों की, जो हमारे पक्षी हैं उनकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। वंशागति की स्टडी के बारे में जेनेटिक्स बोला जाता है। पर्यावरण के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी बोला जाता है और जीवाश्म के बारे में पेलियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक में जैव विभिन्नता बायोडाइवर्सिटी होती है जो सर्वाधिक होगी? पूछा गया है किस ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, जो किस जगह पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वन, यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन ऑप्शन में से जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डायनासोर्स, जो डायनासोर होते थे पहले, काफ़ी बड़े बड़े जानवर, आपने फ़ोटो वगैरह इमेज वगैरह में देखे होंगे या फिर मूवी में भी देखे होंगे, वो है कौन से युग से, किस इरा से बिलोंग करते थे, यानी जो जिस टाइम पे वो होते थे उस इरा को क्या बोलते थे, उस युग को क्या बोलते थे। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेसोजोइक इरा या फिर मेसोजोइक युग। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका। फिर से एक सूची वाला क्वेश्चन आता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने वाला, सुमेल करने वाला। सूची 1 में इस बार दिए गए हैं विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। ओके, ये 4 चीज़ें दी गई हैं और इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पूछा गया है इनके एग्जाम्पल को मैच करना है, कौन सा विटामिन का नाम है या एग्जाम्पल है। ओके, तो विटामिन यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3, यानी जो हमारे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो विटामिन है यहाँ पे वो है कैरोटीन। कैरोटीन एक विटामिन होता है। हार्मोन है जो वहाँ पे वो है टेस्टोस्टेरोन। प्रोटीन कैरेटीन है। और जो हमारा एंजाइम है यहाँ पे वो है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, आप याद कर लीजिए। और जो कैरोटीन है वो विटामिन है। ध्यान करेंगे डिफरेंस, और कैरेटीन प्रोटीन होता है और कैरोटीन विटामिन होता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे। शरीर के निर्जलीकरण, जो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारा पानी ख़त्म हो जाता है, हम बोलते हैं कई बार पानी बहुत कम हो गया बॉडी में, उसके दौरान किस जो पदार्थ की कमी होती है ये पूछा गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। NaCl इसका फॉर्मूला होता है, नमक बोलते हैं हम, साधारण नमक। इसकी कमी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के कारण हो जाती है। यदि मूत्र में एल्बुमिन, जो हमारा मूत्र होता है उसमें, पेशाब में हमारे अगर एल्बुमिन आ रहा है, एल्बुमिन एक तरह का एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में, खून में पाया जाता है, अगर वो मूत्र में आ जाता है तो निम्नलिखित में किस अंग के फेल हो जाने के, पीड़ित होने की संभावना होती है। तो किस अंग की खराबी के कारण ये ऐसा होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्क, हमारा जो किडनी है उसके खराब होने से मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन आ जाता है। केला, जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ है। केला जो कि पके फल के रूप में हम खाते हैं, इसको बहुत ही काफ़ी मूल्यवान पदार्थ माना जाता है। उसके प्रति 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, ये पूछा गया है कि केला, हम अगर 100 ग्राम केला खाते हैं तो कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है, कितनी ये ऊर्जा देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है 116 किलो कैलोरी 100 ग्राम केला हमें देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह विदेशज अपतृण एक्सोटिक वीड, एक एक्सोटिक वीड है, वीड होते हैं हमारे, खरपतवार भी बोलते हैं हम हिंदी में इसको, या फिर ये विदेश से एक वीड आई है जो हाल ही में, जो ये खरपतवार होते हैं ये क्या होते हैं, जो अनुवांशिक या जो बिना आवश्यकता के हमारे पौधे होते हैं, जो पौधे को हम जो खाद और भोजन देते हैं वो उसको खा जाते हैं ये वीड्स। ओके, तो ये ऐसे पौधे होते हैं और हमारे यूज के नहीं होते ये। तो ये अभी अभी एक विदेशज जो वीड आई है, जिससे क्या हुआ, जिसने भारत को मिलाकर पूरे विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया है। इसने खेती ही नहीं, पशुओं और मानव को भी प्रभावित किया है। और ये इतने खतरनाक है कि इनके लिए भारत में जो है पिछले कुछ टाइम पहले भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी थी। तो इस वीड का नाम पूछा गया है। तो ये वीड रही थी चर्चा में, ऑप्शन सी सही होगा, पार्थेनियम। पार्थेनियम का नाम है ये वीड का। ये काफ़ी चर्चा में रही थी, इसने काफ़ी इफेक्ट किया, काफ़ी प्रभावित किया लोगों को भी, पशुओं को भी और खेती को भी, जो हमारी फसलें हैं उनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कण, जो हमारी RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में, यानी जो स्प्लीन होती है हमारी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तना नहीं है, पूछा गया है। 4 जो है हमारे जो खाने योग्य जो हम खाते हैं, आलू, प्याज, मूली, अदरक, इनमें से पूछा गया तना कौन सा नहीं है, यानी स्टेम नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूली।
हम सभी को पता है मूली जो होती है कि रूट होती है, रूट का टाइप है। हम ज़मीन के अंदर से वो रूट की तरह होती है और उसको निकाल के खाते हैं, यूज करते हैं। ओके, बाकी आलू, प्याज, अदरक है वो उनको स्टेम बोलते हैं, वो तना होते हैं, ये भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित बीमारी होती है। जो हमारा खाना होता है उसमें अगर आयोडीन पदार्थ की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। फ्रेंड्स, बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए सभी बीमारियों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप याद कर लीजिए। जो खाने में आयोडीन की कमी से बीमारी होती है वो होती है घेंगा रोग। ऑप्शन डी सही होगा, घेंगा रोग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। गर्दन के नीचे आपने देखा होगा कई बार बड़ा सा ऐसे स्वेल हो जाता है, पूरा हमारा सूजन आ जाती है, उसको घेंगा रोग या गोइटर रोग बोला जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक तरह की डिजीज होती है, रोग होता है, वो किस तरह की बीमारी है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनेटिक बीमारी है, कि जेनेटिक जीन्स से रिलेटेड हमारे शरीर की बीमारी है हेमोफीलिया। निम्नलिखित में कौन सा ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स वो जानवर होते हैं, वो जंतु होते हैं जो सभी चीज़ें खाते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं हिंदी में। तो इनमें से कौन सा एक है जो ओमनीवोर्स है। ऑप्शन सी सही होगा, आदमी, जो मानव है वो ओमनीवोर्स होता है। कोशिका का सिद्धांत दिया गया। जो कोशिका का, जो सेल्स का जो प्रिंसिपल दिया गया वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.जे. शिल्डन और यू सचवान, इन्होंने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया गया। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। बोमेन का कैप्सूल संबंध रखता है। जो बोमेन का कैप्सूल बोलते हैं हम, ये टर्म किस जो अंग से हमारे संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुर्दे से, यानी जो किडनी है हमारे, उनमें टर्म यूज होती है, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इंसुलिन की खोज, जो इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, उसकी खोज किसने की थी, उसको डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए सही होगा, F.G. बेंटिंग ने। F.G. बेंटिंग नाम के वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। निम्नलिखित में कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है। जो वातावरण है हमारा, जो क्लाइमेट है, उसके लिए अजैविक एबायोटिक फैक्टर कौन सा है इन ऑप्शन में से। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ताप है, जो टेम्परेचर है वो हमारे जो एबायोटिक फैक्टर में आता है, और सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये दोनों बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पौधे भोजन बनाते हैं, तो उसमें अंतिम उत्पाद सबसे लास्ट में क्या मिलता है। सही आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट का, प्रोसेस का। पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाले भ्रूणी वैज्ञानिक हैं। पूछा गया कौन से साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली क्लोन्ड शिप, क्लोनीकृत भेड़ जो शिप का जो क्लोन तैयार किया था। सही आंसर होगा इयान विल्मट। ऑप्शन डी सही होगा, इयान विल्मट ने सबसे पहली क्लोन्ड शिप बनाई थी। बच्चों की पैतृकता, जो बच्चों की पैतृकता यानी बच्चों के जो माता पिता का पता लगाने के लिए जो एक युक्ति होती है, मेथड होता है, उसको क्या बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा जो ऑप्शन सी, जो डीएनए का जो विश्लेषण होता है, जो हमारा डीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए प्रेरणात्मक विश्लेषण होता है, उसके थ्रू हम बच्चों के पेरेंट्स का, पैतृक जो उनके माता पिता का पता लगाते हैं। तो ये मेथड है बच्चों के जो है पेरेंट्स का पता लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने आज के यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद भी आए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अभी जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो जो मैं यहाँ पर इस चैनल पर डेली लेकर आता हूँ आपके लिए, अगर वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।